हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सबका एके लीड एकेडमी पर। आज हम बायोलॉजी का 8th चैप्टर जिसका नाम है रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन यानी कि 12th स्टैंडर्ड का, इसे कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी के अंदर जो रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है 8th में, ठीक है ना, 8th चैप्टर जो है उसको हम पूरी अच्छी तरह से इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर देखा जाए तो रिस्पिरेशन और सर्कुलेशन ये दोनों एक अलग ही अपने में एक अलग ही चैप्टर है, और साथ में इसके अंदर यानी ये बहुत बड़ा चैप्टर करके दे दिया है। बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द यानी कि जितना हो सके एक वीडियो में पूरा ख़त्म करने का, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रिस्पिरेशन और सर्कुलेशन है ना, ये रिस्पिरेशन एक अलग एक मतलब एक तरह से देखा जाए वो अलग एक टॉपिक है, यानी टॉपिक बोले तो चैप्टर है, और सर्कुलेशन एक अलग से, ठीक है। और उसके अंदर प्लस एक्स्ट्रा ये भी दे दिया हार्ट का, जो एक अलग से चैप्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो इन तीनों को कंबाइन करके एक में ही पढ़ाया जा रहा है, एक में ही। अब सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ कवर करेंगे 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी एके लीड एकेडमी पर, ठीक है ना। इस पर हर एक सब्जेक्ट का पीसीबी, ठीक है ना, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से यानी इसके सारे ऐसा सीरीज टू सीरीज आते रहेंगे। और ये समझ लो ये बायोलॉजी का है। इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपलोड हो चुका है, और उसके बाद फिर बायो, उसके बाद फिर आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो इसके अंदर कवर करते हैं। तो हम यहाँ जानने से पहले इसके अंदर यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके ऊपर बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। बेसिक नॉलेज बोले तो अगर हमको बेसिक नॉलेज पता रहेगा ना, बेसिक नॉलेज अगर हमको पता रहेगा तो चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप कैसे आसान हो जाएगा समझ लो कि हमको चैप्टर का समझ लो ऊपर ही ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद फिर जो बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना। यानी कि अगर कोई स्टोरी है, मान के चलो कोई स्टोरी तुम पढ़ चुके हो, कोई स्टोरी है, हाँ कोई भी स्टोरी है तुम पढ़ चुके हो, अब उसे कोई बंदा किसी बुक में ला करके तुम्हें दे दिया और वो बुक इंग्लिश का है, ठीक है, वो बुक इंग्लिश का है, तो आप उसे रीड करोगे और वो स्टोरी आपको पहले से पता है, तो जाहिर सी बात है आप उस वर्ड का मीनिंग बाखूबी अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आने वाले जो टाइम रहेगा वो ऐसा रीड करके बता देने का ऐसा डायरेक्ट झंझट नहीं रहेगा। डायरेक्ट हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, खुद ही दिमाग लगाओगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं रिस्पिरेशन का बारे में, ठीक है। तो नॉर्मली रिस्पिरेशन जो रहता है वो तो हर कोई जानता है, नहीं, सांस लेना, ठीक है ना। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, तो मतलब गैस का जो एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक में। अब जैसे कि मान के चलो देखो यहाँ पे दिया है रिस्पिरेशन, ठीक है ना। तो रिस्पिरेशन के अंदर नॉर्मली यही होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इनहेलेशन भी एक तरह से कहते हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन को इनहेलेशन यानी जब हम लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब छोड़ते हैं तो CO2 जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है ना। तो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी को ही रिस्पिरेशन बोला जाता है, यानी सांस लेना, उसी प्रोसेस को, ठीक है। अब इसको बायोलॉजी के यानी बायो के लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में अलग तरह से लिखा है, तो ये सिंपल तो अपने को क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या मतलब कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का जो ये पंपिंग होता है, हार्ट, ठीक है ना, हार्ट जो पंप करता है, और उसके बाद फिर इसके अंदर देखा जाए तो पूरे नेटवर्क बने रहते हैं, पूरे अपने पूरे ऑल बॉडी में पूरा एक नेटवर्क बना रहता है, पूरा नेटवर्क बना रहता है बोले तो ऐसा मतलब जो नसें होता है ना, ऐसा पूरा समझ लो ये बॉडी है, पूरा इसके अंदर पूरा जो रहेगा ऐसा पूरा एकदम नेटवर्क ऐसा पूरा बना रहेगा। हर जगह पूरा ब्लड ऊपर से नीचे, इधर हार्ट से लेकर के पूरा ऊपर से नीचे हर जगह नसें जिसे बोल सकते हो, पूरा एक नेटवर्क क्षेत्र ऐसा बना करके रखे रहेगा, जहाँ से ऊपर से हर जगह पूरा ब्लड ऊपर नीचे जाते रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसको ही बोलते हैं सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन मतलब कि यहाँ से ब्लड क्या, ये हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, यहाँ से सर्कुलेट होकर के जाएगा, फिर ये पंप करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसा सिंपल रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जरा रिस्पिरेशन, ठीक है। तो सांस जब हम लेते हैं तो वो हमारे मतलब जो नोज़ है, नोज़ के जरिए जाता है कहाँ पे, ये हमारा ट्रैकिया पे हो गया, ठीक है। ट्रैकिया से उसके बाद फिर लंग्स पे जाता है ना, लंग्स पे जा करके फिर कैसे वो मतलब किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा ऑक्सीजनेटेड होता है, किस टाइप से वो सब प्रोसेस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल पहले जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करते रहो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मान के चलो आपका समझ लो ये मतलब ये समझ लो मुँह वगैरह है, ऐसा मैं इसे बना दिया हूँ, ठीक है ना। ये मुँह है, ठीक है, ये मतलब कोई भी आदमी है। अब इसके अंदर देखा जाए ये इसका गला है,
अब ये समझ लो उसका नोज़ है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये जो पाइप एक ऐसा निकल करके आता है, ऐसा पाइप जो कि नोज़ से होता है और एक मुंह से होता है, ठीक है, मुंह से। तो यहाँ पे दो पाइप हो गए, एक नाक से। अब यहीं पर एक होता है, इसको बोलते हैं, जो गला रहता है ना, जहाँ से मतलब आवाज़ निकलती है, उसको बोलते हैं लैरिंक्स, लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को एक तरह से वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहीं से जो अपना टोन होता है, जो वॉइस होता है, वहीं से प्रोड्यूस होती है, इसलिए वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर ये जो है, ये मतलब सांस ऐसा लिया। अब यहाँ पे जो आता है, क्योंकि अब खाने का यानी जो फूड, एयर, जो सब कुछ रहता है, इसका भी तो पाइप का कनेक्शन एक ही में जुड़ा है, ठीक है ना, एक ही में जुड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद ना ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ एक पतला सा पाइप होता है जिसको बोलते हैं यूसोफेगस, और ये जो होता है ना, यही होता है तुम्हारा ट्रैकिया। और इसके अंदर 5 से 6 ऐसा रिंग रहते हैं, ठीक है, रिंग टाइप का ऐसा रहता है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और ये क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ से ट्रैकिया से ऐसा होते जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, एक बात याद रखिए, हाँ, यहाँ से अगर ऐसा मतलब ऐसा खाना अगर आप खा रहे होते हो तो उस टाइम ये जो ट्रैकिया नहीं होता है, ट्रैकिया उस टाइम बंद हो जाता है। यहाँ पे एक ऐसा ऊपर ही एक ऐसा, यहाँ पे ऐसा ऊपर ही एक चीज़ रहता है जो उसको ब्लॉक कर देता है, और यहाँ से खाना, ये जो यूसोफेगस है, वहाँ से खाना जाता है तुम्हारे स्टमक यानी पेट के अंदर, क्योंकि ट्रैकिया जो यहाँ होता है वो बंद कर देता है। अगर गलती से तुम्हारा मतलब, जैसे ये समझ लो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ट्रैकिया इस टाइप से, क्योंकि आप समझ गए हो ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया इस टाइप से। अब यहाँ से सब ऐसे जाता है। तो अगर गलती से खाना तुम्हारा ट्रैकिया के अंदर आ गया, यानी कि लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया में आया, तो ट्रैकिया से फिर चले जाएगा तुम्हारा ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में चले जाएगा। उसके बाद ब्रोंक्यूल के अंदर जो ऊपर लगे होते हैं ग्रेप्स जैसा, मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना, तो उसके अंदर एल्वुलाई जिसे बोलते हैं, एल्वुलाई के अंदर चला जाएगा, और एल्वुलाई से चले जाएगा डायरेक्ट ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में जाएगा तो सोच लो कितना खतरनाक हो सकता है। यानी कि अगर ऐसा देखो, वही ना, नेचर ऐसा बनाया जाता है, मतलब नेचर ने ऐसा इस तरह से बनाया हम लोग को कि अगर गलती से भी ऐसा खाए, मतलब ये कुछ भी दाना वगैरह आ जाए तो उसको हमको खांसने लगती है, ऐसा खांसी आने लगती है ना, क्योंकि ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए। ट्रैकिया में गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी भी चला गया तो सोचो, अनफिल्टर पानी चला गया ब्लड के अंदर डायरेक्टली, तो सोचो ना कैसा होगा, मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके वजह से फिर क्या रहता है, वो खांसी आता है। और वैसे अगर कोई खून के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना, यानी खून के अंदर बोलते हैं ना ब्लड टेस्ट करा लो, जब खांसी आ रही है तो ब्लड टेस्ट कराओ। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, ब्लड के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऐसा चीज़ होगा जो ब्लड के लिए हार्मफुल हो, तो वो खास करके निकालना चाहता है, लेकिन सब पूरे ब्लड में मिक्स है तो कहाँ से निकलेगा। तो जब खांसी ज़्यादा आती है तो बोलते हैं डॉक्टर की जाके ब्लड चेकअप कराओ, ठीक है ना। तो ये भी रहता है, तो यानी वो डायरेक्ट ही ब्लड वेसल में चले जाएगा। इसीलिए इसके लिए यहाँ पे ही नीचे ऐसा यूसोफेगस रहता है जो खाने के लिए अलग होता है। तो हमको यही ट्रैकिया, एल्वुलाई और उसके अंदर कहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, पल्मोनरी आर्टरी और उसके बाद वेन वगैरह, जो सब कुछ इसके अंदर पढ़ने का है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा नॉलेज लग गया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं। रिस्पिरेशन वही होता है, इनहेलेशन मतलब कि हम जब O2 यानी ऑक्सीजन जब हम ले रहे होते हैं, और CO2 मतलब एक्सहेलेशन होता है ना, इनहेलेशन वो बिक्स का गोली लो। रिस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला रिस्पिरेशन होता है बॉडी रिस्पिरेशन, दूसरा होता है सेलुलर रिस्पिरेशन। बॉडी रिस्पिरेशन मतलब नॉर्मली जो हमको दिख रहा है पार्ट, जो पार्ट से हम दिख रहे हैं, नोज वगैरह हो गया, ठीक है, यानी ये सब जो हो गया, नसल कैविटी वगैरह जो दिख रहा है, नॉर्मली एक्सचेंज कर रहा है एटमॉस्फेयर से गैसेस को, तो उसको बोलते हैं बॉडी रिस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है कि जैसे कि अब एल्वुलाई के अंदर RBC जो कि जा करके ब्लड के मतलब ब्लड ही में ही रहेगा, RBC जा करके वो अट्रैक्ट कर लेगा किसको, O2 को, ठीक है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहेगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। अब उसके बाद फिर वो चले जाएगा डायरेक्ट पूरे बॉडी में, और बॉडी में जा करके O2 मतलब ऑक्सीजन को पूरे सेल्स में करेगा, तो उससे सेलुलर रिस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी जो देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, हर किसी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब वो जो एनर्जी होता है हर कोई स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसकी एनर्जी स्टोर होती है। जाहिर सी बात है, हम खाना वगैरह खाएं, कुछ भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट के रूप में या कहीं पर भी खाना वगैरह खाएं कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहेगा, तो वो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है, लेकिन हमको चाहिए किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना। एडीपी के फॉर्म में भी रहेगी, लेकिन हमको एटीपी के फॉर्म में चाहिए। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करेगा ग्लूकोज, तो ये सब बन जाएगा ना, एनर्जी एटीपी हमको मिल जाएगा। ग्लूकोज से करेगा, जैसे कि मान के चलो C6H12O6, C6H12 है, मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पे ये जैसे C6 से सॉरी यहाँ पे देखो C6H12 और उसके बाद फिर O6, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बड़ा कर लूँ। जैसे देखो यहाँ C6H12 और उसके बाद फिर O6। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये अगर मतलब ये इसके एक साथ ऑक्सीजन के साथ अगर 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O2 से, तो फिर क्या कर लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और उसके बाद फिर ये H2O जा करके मतलब बना करके पानी बन करके निकल जाएगा, पानी बन के निकल जाएगा, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर भी 38 यानी 38 ATP, ठीक है ना, 38 ATP अपने को मिलता है। क्या क्या मिलेगा, 38 ATP एनर्जी मिल गया ना हमको, ये क्या ग्लूकोज है। और उसके बाद फिर क्या मिलेगा अपने को, ये वाटर भी मिल जाएगा, और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर जाएगा, है ना। तो ये जो रहेगा यानी इस प्रोसेस से, तो वैसे मतलब यही कहना चाह रहा है कि जो रहता है ना, यानी एक मिनट क्या हो गया यार, हाँ देखिए, यानी ये यही कहना चाह रहा है कि जो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखती है। हाँ, बात अलग है, उसका एनर्जी रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। अब उसको यानी जो रहता है वो रिस्पिरेशन के जरिए, ठीक है ना, रिस्पिरेशन करके उस एनर्जी को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपल बनाएगा ब्रेक करके, ठीक है ना। तो यानी कि जब उसको सिंपल बनाया जाता है, उसी को यानी सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, उस यानी उसी प्रोसेस को कहते हैं रिस्पिरेशन, उसी को रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब यही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बहुत संबा तंबा कर रहा है घुमा फिरा के वही सब बता रहे हैं, और सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा, है ना। तो वही है, ठीक है। तो यानी जैसे मैं बताया ना, ग्लूकोज और उसके बाद ऑक्सीजन लेकर के हाइड्रोजन बना लिया, उसके बाद फिर यानी रिएक्ट करके उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लिया, फिर एटीपी भी बना लिया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, और उसी से बन रहा है सब कुछ, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए रिस्पिरेशन। अब यहाँ पे भी वही सेम टू सेम है, क्या करता है देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए रिस्पिरेशन जो है ना, रिस्पिरेशन इट इज एक मिनट यार, ये क्या, देखिए इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। ये जो यानी जो रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होता है ना, यानी जो मतलब ये जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, ये बायोकेमिकल से होता है। बायोकेमिकल मतलब कि वही समझ लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब वही सेम ही है। यानी कि जो हमारे बायो मतलब बायो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, लिविंग थिंग। और केमिकल मतलब कि जो हमारे अंदर पाए जाए, जैसे कि लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यानी बायोमोलिक्यूल जो रहता है वो मतलब कि क्या करता है, जब लिबरेट करता है कि किसी के तरह से, मतलब किसी के साथ रिएक्शन वगैरह जो कुछ भी करे या जो कुछ भी उसके अंदर हो, ठीक है, तो उसी से एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है ना। यानी कि जो बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल जो कुछ भी रहता है, अगर उसके अंदर यानी बहुत सारे चीज़ों से अलग अलग चीज़ होंगे, उनके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, और उनके साथ रिएक्ट करेगा। किसकी बात किया जा रहा है, बायोकेमिकल की। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एटीपी अपने को मतलब लिबरेट करते हुए मिलेगा। जैसे मतलब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, C6H12O6 जो कि पहले मैंने बता दिया, प्लस O2 मतलब कि O2 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये उसी मतलब ऑक्सीजन जाके कार्बन पे अटैच हो जाएगा क्या, क्योंकि अभी देखिए ऑक्सीजन जो रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। यहाँ पे वैसे केमिस्ट्री नहीं पढ़े लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्या करेगा, -2 इस पर चार्ज होता है, ये जा करके कार्बन के पास सब फटाक से अटैच कर लेगा,
ठीक है ना, क्योंकि अभी देखा जाए तो ये मतलब इसका जो रहता है ना, ये मतलब CO2 के फॉर्म में भी पाया जाता है, O2 के फॉर्म में ठीक है, लेकिन CO2 के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो सबसे पहले किसको अटैक करेगा? C को ना। तो कार्बन को ये क्या करेगा? जब मारेगा इसे अटैक करेगा, कार्बन को मिला यानी मतलब अटैक करके बना लेगा CO2। कितना? 6C है ना, देखिए यहाँ पे 6C है, 6 मतलब O2 है, 6O2 है और यहाँ पे 6C है। तो 6O2 और 6C मिलके क्या बना लेंगे? 6CO2, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो रहेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो रहेगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ही रिएक्ट क्यों किया और इसके साथ ही क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये O2 के फॉर्म में है, ठीक है ना, ये O2 के फॉर्म में है और ये जो है ये O6 के, यानी कि ये O जो है, ठीक है, O जो है वो मतलब 6C है और ये जो है 6O2 के फॉर्म में है, 6O2 के फॉर्म में, जो कि ये सबसे पहले कार्बन को ही अटैक करेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है वो O6 के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को अटैक करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 12 है यानी 12 है। तो इससे क्या हो जाएगा? 6H2O बन जाएगा। समझा क्या बात को? नहीं समझा? जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है? O6 है, इसके पीछे थोड़ी ना 2 या 3 लगा है, 6 है सिंपल ना। तो ये ऑक्सीजन जा करके इससे सिंपल ऐसा अटैच हो जाएगा। तो 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है ना, 12 का आधा 6, यानी कि हाइड्रोजन 2 गुना ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन से है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन जो है 2 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन से। तो सिंपल यहाँ पे ना, तो हाइड्रोजन देखो 2 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन से, 6 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन प्लस में जो हाइड्रोजन है 2 गुना ज़्यादा, यानी कि तभी तो H2O बना। और इसी प्रोसेस के दौरान अपने को 38 ATP मिल जाता है। समझा बात को? यही है। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर एक चीज़ और बताया जा रहा है, वही बोला जा रहा है, गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, उसी को रिस्पिरेशन बोलते हैं ना। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें आ जाता है नोज़ माउथ, ठीक है ना, नोज़ और माउथ। नोज़ माउथ बोले तो नाक और मुँह, ठीक है, यानी मुँह से भी हम सांस लेते हैं। तो गैस उसके बाद फिर अब जो प्लांट के अंदर होता है ना, प्लांट के अंदर उनके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर बहुत सारा स्पोर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, जैसे कि स्टोमेटा वगैरह बहुत सारे स्पोर्स होते हैं प्लांट के अंदर। देखा जाए वो कैसे मतलब प्लांट में जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। अभी पत्ते के अंदर देखा जाए उसके अंदर हज़ारों करोड़ों स्टोमेटा भरे होते हैं, हर किसी के अंदर मतलब उसमें पोर्स होते हैं, पोर माइक्रो पोर्स बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा, तो वो होते हैं जिसकी वजह से वो रिस्पिरेशन करते हैं। लेकिन हमारी जो है रिस्पिरेशन करने की चीज़ें वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, इसके वजह से हमको पढ़ना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंज डिफ्यूजन, मैनी प्लांट है स्पोर का, वही बोला, देखिए बहुत सारे प्लांट के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टेम, लीफ एंड रूट हर जगह पूरा पोर्स ही पोर्स होते हैं। इसीलिए जो रहता है ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो होता है डिफ्यूज्ड हो जाता है, डिफ्यूज मतलब कि बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के जरिए, यानी बहुत सारे पोर्स होते हैं तो वो सब निकल जाते हैं, ठीक है ना। खास करके स्टोमेटा के अंदर भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा का लीफ के अंदर ना, तो लीफ के अंदर भी मतलब से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बात? क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं तो उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उन लोग का नहीं होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसके वजह से वो क्या कर लेता है मतलब उसके बारे में उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से हम अपने बारे में थोड़ा ध्यान दें। अब यहाँ पे देखिए एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्या है, एनिमल्स यार एक मिनट, एनिमल्स के अंदर देखिए ये जो है ना बहुत सारे रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन है हम एनिमल्स शो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्पेशल के वैरायटीज़ के अलग अलग मतलब सिस्टम रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, यानी जो एनिमल होते हैं, एनिमल यही पूरा डेफिनेशन जो मैंने बोला ना वही है, डेफिनेशन यही है। तो इसके अंदर शो करते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स बोले तो एनिमल्स मतलब सिर्फ जानवर नहीं, ये हम भी आ गए एनिमल्स बाइयों के लहजे से और उसके बाद फिर क्या है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम।
और उसके बाद देखिए दिस इज टोटल रिलेटेड टू इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वही फिर से बता रहे हैं, यानी कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी जो सिस्टम रहेगा सब कुछ ये टोटली रिलेट किससे रहेगा भाई, गैस को ही एक्सचेंज करेगा ना है। रिस्पिरेशन का मतलब ही होता है गैस का एक्सचेंजेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से। तो अब यहाँ पे तो वो भी वही रहेगा ना, सिस्टम भी वही काम करेगा ना, समझ रहे हो क्या। अभी बोलेगा रिस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या काम होता है, तो वही करेगा ना, मतलब एक्सचेंज करेगा ना गैसेस को एटमॉस्फेयर के बीच से और हमारे बीच से, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हमने रिस्पिरेशन के बारे में समझ गए, यहाँ पे हमने रिस्पिरेशन के बारे में समझ गए। रिस्पिरेशन वही होता है घुमा, रिस्पिरेशन सिंपल सीधी बात यार, वही मतलब एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, सिंपल सीधी बात वही है। और उसके बाद उसके अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा के इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा अलग अलग मेथड करके पूरा बनाया गया, बताया गया बायो के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से। तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो आपको मतलब अगर देख लिए हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई सवाल आया आपको तो आप क्लियर आसानी से कर लोगे, या फिर रिस्पिरेशन के बारे में बोला उसका डेफिनेशन दो तो अपने हिसाब से भी बना करके लिख देने का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जो है गैस जो होता है ना, गैस यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसफ़र होता है, जो गैस होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना, वो ट्रांसफ़र होता है किसके ज़रिए से, ब्लड के ज़रिए से, ठीक है ना, पूरे बॉडी पार्ट्स में जो ट्रांसफ़र होता है ब्लड के ज़रिए पूरे बॉडी पार्ट्स में। अब यहाँ पे देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमारे अंदर अभी वो पढ़ने का कि कौन कौन सा रिस्पिरेटरी सिस्टम, अभी तो नॉर्मली हम देख रहे थे, अब रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने का देखने का है वैसे। तो इसके अंदर देखिए दो टाइप के होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। पहला तो होता है अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में मतलब कि वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, जिसे मैंने पहले आपको बताया था, जिसे हम देख सकते हैं। उसके अंदर आता है एक्सटर्नल नर्स। एक्सटर्नल नर्स मतलब कि भाई जो बाहर का जो ये नाक है, तरह से बोल सकते हैं, ठीक। नसल कैविटी है जो खाली जगह है ना तुम दोनों ये नाक के बीच में, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, नसल मतलब ये दोनों बीच में खाली जगह, उसी को नसल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद इंटरनल नर्स मतलब कि अंदर वाला जो, ठीक है ना, अंदर का नाक का जो अंदर वाला सब सिस्टम, उसको नोज़, अब पूरा नाक अभी इसमें बोल दिया, और थ्रोट यानी कि गला वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सब रिस्पिरेशन का काम करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है जो लोअर वाला हो जाता है, लोअर वाला, तो लोअर के अंदर आ जाता है लेरिंग्स आ जाता है। लेरिंग्स अब क्या होता है भाई, लेरिंग्स बताया था ना ऊपर, सिंपल तुमको बताया कि आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे, तो कोई गल नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा डीप में समझ लो। लेरिंग्स देखिए, जैसे कि मान के चलो यह आदमी का होंठ है और यहाँ पे उसका गला हिस्सा है, ठीक है ना, ऐसा गला है, तो इसी को ही बोलते हैं लेरिंग्स। ये गला होता है ना, ऐसा बोलता है हेलो और क्या हाल है तो वो मतलब ये जब निकला रहता है तो ऐसा आदमी की आवाज़ कड़क हो जाती है ना, तो वही होता है मतलब लेरिंग्स, जहाँ से वॉइस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वॉइस जो होती है निकलती है, उसे एक तरह से वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिया, दूसरा आता है ट्रैकिया, ये भी रिस्पिरेटरी का सिस्टम का काम करता है। जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया भी रिस्पिरेशन का काम करता है। वो कहाँ मौजूद होता है, वो जस्ट यहीं पर मौजूद होता है, यहीं पर, ठीक है ना, यानी ये जो है इसके जस्ट नीचे ही मौजूद होता है। और इसके इधर पे ऐसा रिंग टाइप का रहेगा, 5 से 6 रिंग होते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ट्रैकिया को। अभी देखो ऐसा, ये देखिए, अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऐसा आपका गला है, ऐसा गला है, और ये समझ लो ऐसा यहाँ पे ऐसा सीना वगैरह हो गया, ऐसा सीना है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है, ऐसा रहता है कुछ ना, ऐसा रहता है। अब इसी के अंदर अगर आप ऐसा उंगली डालो, ऐसा उंगली डालोगे ना, ऐसा ही उंगली डालोगे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ट्रैकिया है जो रिंग से बाउंडेड है, ठीक है ना, वही ट्रैकिया है, समझा ना बात को। अब उसके बाद फिर आता है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होता है, ट्रैकिया यहाँ पे ऐसा सिंपल, यहाँ देखिए समझाया हुआ है। ब्रोंकाई ये जैसे देखिए यहाँ ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ऐसा मतलब ऐसा कट जाते हैं, दो डिवाइड हो जाता है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। एक ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई जो कुछ भी बोले। उसके बाद फिर ये डिवाइड होता है ऐसा, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे ही इससे लगे रहते हैं, जिसको बोलते हैं अल्वियोलाई, इसी को अल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है ना।
अब उसी के अंदर सब कुछ जो रहता है रिस्पिरेटरी मतलब जो एक्सचेंज गैसेस का होता है वहीं वहीं पर होता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सीधी बात डायग्राम भी बनाते हैं। इसको बोलते हैं नसल कैविटी यानी नाक से जो हवा जा रही है, और उसके बाद फिर इसको ही बोलेंगे ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, सॉरी इसको ट्रैकिया बोलेंगे, इसको ट्रैकिया, इसी को बोलेंगे ब्रोंकाई, और ये जो रहेगा ब्रोंक्यूल्स, और ये जो रहेगा ऐसा बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अल्व्यूलाई, यानी जो अंगूर के गुच्छे जैसा ऐसा दिखता है, ऐसा अंगूर के गुच्छे जैसा ऐसा ऐसा सब दिखता है, सब उसी बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। आप अपने बुक के अंदर जाके देख लीजिए एक बार उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं अभी आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नोज़ जो होता है ना, ये सिंपल बता रहे कि भाई स्लाइटली ओपनिंग होगा, ठीक है ना, जो मतलब पैर होते हैं, नोक मतलब नाकों की जोड़ी होती है, सिंपल नाक जो होती है उसकी जोड़ी होती है, उसके अंदर हल्का हल्का ऐसा छेद होता है, ये जो रहता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर एक्सटर्नल नर्स, उसी को एक्सटर्नल नर्स बोलते हैं, यानी जो पैर में है उसके अंदर छेद है उसी को एक्सटर्नल बाहरी नाक बोलते हैं, क्योंकि वहीं से क्या होता है मतलब वहीं से जो रहता है एयर वगैरह जो रहता है एंट्री जाता है ना, तो क्या बोला फॉर एंट्री ऑफ एयर, यानी जो हवा का के लिए जो एंट्री होता है उसके लिए ये सब होता है, यानी ओपनिंग वगैरह, उसी को वो भी बोलते हैं नसल कैविटी, समझा, उसी को नसल कैविटी, ये सिंपल इसी को ही नसल कैविटी बोलते हैं, जो तुम्हारा नाक है उसी को नसल कैविटी, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नसल कैविटी डिवाइड राइट और लेफ्ट दो भाग में डिवाइड होती है ना, नसल चैम्बर बाय मेस्थोमॉइड कार्टिलेज ऑल्फैक्टर और सेंसर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है ना, ये जैसे तुम्हारा नाक है, ये तो ऐसा मतलब सिंपल सीधी बात, ये मान के चलो ये तुम्हारा नाक है, तो यहाँ पे जो नाक है ना, नाक, ये नाक है, तो ये जो है ना, ये जो यहाँ पे इसे एक हड्डी रहेगी, ऐसे एक हड्डी रहेगी, ठीक है ना, ये हड्डी रहेगी, तो ये हड्डी को बोलते हैं मेस्थोमॉइड कार्टिलेज, इस हड्डी को बोलते हैं मेस्थोमॉइड कार्टिलेज, ठीक है ना, ये चैम्बर है, ये चैम्बर एक दो चैम्बर है, ठीक है ना, इसी हड्डी को बोलते हैं मेस्थोमॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब इसको मतलब मेस्थोमॉइड कार्टिलेज बोला, मतलब खास करके इसी को बोला है। अगर आपको कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है ये कार्टिलेज का एक्चुअल मतलब होता है नरम हड्डी, जहाँ पे नरम हड्डी होता है ना, नरम हड्डी, कान की हड्डी, और उसके बाद फिर बहुत सारा हड्डी, अरे वो हड्डी नहीं मतलब जो रहता है ना नरम हड्डी, यार कान की हड्डी होती है, बाकी बहुत सारे अपने शरीर के अंदर रहेंगे, तो और ऐसा जगह नहीं है वहाँ हड्डी वगैरह नहीं रहता है, मतलब ये कान की हड्डी हो गई और नाक की हड्डी हो गई, इसी रहता है, तो वो जो रहता है ना कार्टिलेज उसे बोलते हैं, ठीक है ना, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जिसको नरम हड्डी रहता है, ठीक है ना, जहाँ पे नरम हड्डी रहता है उसे कार्टिलेज। और उसके बाद फिर यहाँ पे रहता है ऑल्फैक्टर और सेंसरी ऑर्गन, यानी नाक के अंदर ही रहता है यार, सेंसरी ऑर्गन जो सेंस करता है खुशबू वगैरह, उसको ऑल्फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, यानी उस सेल्स को ऑल्फैक्टर, बहुत सारे सेल्स रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फेरिंक्स, जो फेरिंक्स होता है ना वो डिवाइड 3 पार्ट में होता है। यहाँ पे फेरिंक्स जो मतलब आता है, यहाँ पे जो फेरिंक्स होता है, यानी इधर ही गले के इधर ही फेरिंक्स होता है, इसके नीचे लेरिंगो फेरिंगो सब जितना रहता है सब आता है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है नसोफेरिंक्स, जो कि अपर मोस्ट पार्ट में रहता है, नसल चैम्बर फूड एयर, मतलब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हवा और सांस दोनों रहेंगे, यहाँ पे ऐसा गला के इधर ही, ऐसा गले के अंदर देखो तो उधर ही सब कुछ रहेगा, तो ये वही है। यहाँ पे जो ये है, अगर आप देखें यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये फेरिंक्स है ना, ये देखिए ये जो फेरिंक्स है, ठीक है, उसी के अंदर डिवाइड रहता है नेसोफेरिंक्स और लेरिंग्स, ठीक है ना। लेरिंग्स मतलब कि यही तुम्हारा जैसे गला हो गया, गला ये, तो गले का ये जो निकला होता है ना, निकला, तो उसी को लेरिंग्स बोलते हैं, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये टोंसल भी कहते हैं। लिम्फाइड एक ऑर्गन होता है, लिम्फाइड मतलब कि एक ऑर्गन होता है, ये जस्ट ऐसा मतलब समझ लो कि यहाँ पे ऐसा एक मुंह है समझ लो, यहाँ पे मान के चलो, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा मैंने ऐसा मुंह ऐसा मतलब समझ लो ये गला है, मान के चलो ऐसा गला है, ठीक है, ये ऐसा गला है, यहाँ पे कुछ आदमी ऐसा कुछ भी, ये समझ लो ऐसा गला है, ठीक है। तो ये जो गला है ना, यहाँ पे ये समझ लो वो है जो मतलब निकला रहता है ऐसा, जिसको बोलते हैं लेरिंग्स। तो इसके जस्ट ऊपर ही ऐसा टॉन्सल रहता है, टॉन्सिल, लिम्फाइड जिसको बोलते हैं, जिसको टॉन्सल भी बोल सकते हैं। वहाँ पे अगर खांसी वगैरह ज़्यादा आता है ना, तो वही बढ़ जाता है, टॉन्सल बढ़ जाता है, बहुत से लोग उसे कटवा भी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेरिंग्स कोई वॉइस बॉक्स क्या जो कि हमको पहले ही पता हुआ है।
अब ये क्या होता है, ये रिस्पिरेटरी का ट्रैक होता है, यानी कि रास्ता होता है, ठीक है ना। और यही मतलब यहीं से भी जो रहता है ना साउंड जो होता है वहीं से ही मतलब क्या प्रोड्यूस होता है, लेरिंग्स है ना, वॉइस प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद ये कैसा इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब कि ये जो रहता है ना लेरिंग्स मतलब कि ऐसे जो रहता है ना वो इलास्टिक रहता है। इलास्टिक बोले तो ऐसा रबड़ जैसा बढ़ सकता है, ऊपर नीचे ऐसा बढ़ सकता है, ठीक है ना। और वो कैसे बना, मेड ऑफ कार्टिलेज जैसे मैंने बताया ना कान के बारे में, है ना, कान नहीं नाक के बारे में, कान की हड्डियाँ, वैसे कार्टिलेज वहाँ की होती है, वहाँ पे भी कार्टिलेज होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद फिर मतलब जो वहाँ से आवाज़ निकलता है, उसके बाद जुबान जो रहता है उसको शब्द को बयान करता है, समझे क्या। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलो ऐसा मतलब समझ लो ये गला है। अब ये जो है ये मतलब ऐसा इस टाइप से ऐसे समझ लो आदमी है, ऐसा समझ लो यहाँ पे आदमी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये समझ लो ये वो है, मतलब ये लेरिंग्स हो गया, ठीक है ना, लेरिंग्स हो गया। अब यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होगा तो वो एक ट्यून के शक्ल में होगा, फ्रीक्वेंसी हाई करना है या लो करना है वो ये डिसाइड करता है, इस टाइप से जो होता है वो ये डिसाइड करता है। अब यहाँ से कोई सा भी फ्रीक्वेंसी से वॉइस निकलेगा। अब यहाँ पड़ा जुबान, ठीक है ना, यहाँ जुबान है, तो अब जुबान इसको शब्दों में बदलेगा, जैसे कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मैं क्या कुछ भी जो रहेगा तो वो जुबान उसको बदलेगा, समझे ना बात को। तो लेकिन इसका काम क्या है, वॉइस को प्रोड्यूस करना, समझा है, इतना बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ब्रोंकाई क्या होता है, तो जो देखिए ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया ये जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रैकिया मैंने बताया ना कि अगर आप उंगली डाल करके यहाँ पे देखोगे गले के ये जो लेरिंग्स के नीचे जो उंगली से डालोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा रिंग टाइप का भी दिखेगा, इसलिए वो रिंग टाइप का होता है। और वही दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है ना, ब्रोंकाई। अब वो देखिए यहाँ पे एक डिवाइड हुआ, यहाँ पे दो पार्ट में ऐसा डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में, मतलब लेफ्ट एंड राइट, तो उसको ही बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, इधर उधर देखिए वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, समझे। अब ब्रोंक्यूल्स, अब यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे यहीं पर ही होता है तुम्हारा क्या, यहीं पर ही होता है ये अल्विलाई जहाँ से ब्लड आता है, और उसके बाद यहीं पर ही ब्लड वेसल होता है, यहाँ से ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड यहाँ ऑक्सीजनेटेड होके चले जाता है, समझे बात को। तो ये है मतलब ये समझ लो तुम्हारा ये जो लंग्स है ना, लंग्स का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये लंग्स है तुम्हारा, ये लंग्स है, ठीक है ना, ये लंग्स है, और लंग्स के बीच में ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से डिवाइड होकर के होता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई में बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही ऐसा बंच ऑफ ग्रेप्स है, ठीक है ना, अंगूर का गुच्छे के टाइप का ऐसा होता है एल्व्यूलाई, समझे बात को, बस और कुछ नहीं, यही यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए लंग जो होता है ये सबसे तो मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के बारे में अगर पढ़ें तो ये तो सबसे मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि लंग्स के बगैर कहाँ से कुछ होगा भाई, इसी के अंदर तो सारा अल्वियोलाई वगैरह भरा है, लंग्स तो सबसे मेन है ना भाई सांस लेने के लिए। और ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है ना, ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है। और उसके अंदर देखिए यहाँ पे थोरिक कैविटी प्रेजेंट होती है, थोरिक मैं बता रहा हूँ, और ये कैसा इंक्लूडेड, यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ क्या होता है थोरिक कैविटी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये मान के चलो ये ऐसा समझ लो लंग्स है, तो लंग्स के जस्ट ऐसा नीचे ये ऐसा हल्का सा खाली जगह होता है, ऐसा खाली जगह है जिसको बोलते हैं थोरिक कैविटी, और इसके अंदर ना फ्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, उसको फ्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि किससे बना रहता है, यानी उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, दो मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि एक ऊपर वाला देखिए, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, दो मेम्ब्रेन है, और उसको ही बोलते हैं फ्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं फ्लूरल फ्लूइड। अब ये लिक्विड क्यों भरा होता है, अभी देखिए ये लिक्विड इसलिए क्योंकि अभी जो हार्ट लंग्स के अंदर ही हार्ट है ना, तो हार्ट जो है उसको मतलब कि अच्छे तरीके से रहने के लिए कहीं उसको धक्का मुक्की ना लग जाए, जिससे हार्ट को क्या हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए। अगर हार्ट को हल्का सा टच कर दिए कहीं काम ख़त्म, समझा ना, वहाँ पे फ्लूरल फ्लूइड मतलब भरा रहता है। यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, दीज आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, ये होता है इलास्टिक, और इसके अंदर थोरिक कैविटी प्रेजेंट होती है, और उसके बाद डबल मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड होता है, मतलब बंद होता है, जिसको बोलते हैं फ्लूर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखो उनके बीच में जो रहता है, ठीक है ना, कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके बीच में यानी कैविटी फील्ड होती है, कैविटी यानी खाली जगह होती है। उसके बाद उसको ही यानी उस कैविटी के अंदर, कैविटी यानी खाली जगह, उस खाली जगह के अंदर फ्लूरल फ्लूइड होता है,
समझे बात को। अल्विलाई देख लेते हैं। अल्विलाई देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रैकिया नहीं सॉरी, ये है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल निकले हैं बहुत सारे, और ब्रोंक्यूल के अंदर होता है इस टाइप से अल्विलाई, ठीक है ना, अंगूर के गुच्छे जैसा लग रहे हैं ना, वही तो उसी को बोलते हैं। देखिए तो ये क्या रहता है अल्विलाई, जो ये थिन वॉल रहता है, यानी ये बहुत पतला वॉल रहता है, दीवार जिसे बोल सकते हैं, यानी इसकी जो लेयर है ना बहुत पतली होती है। लेब्यूलेटेड मतलब कि बोले ऐसा जैसा गुच्छा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, गुच्छा बोले ना, ऐसा गुच्छे टाइप का, अंगूर के गुच्छे जैसा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना, जैसे अंगूर के गुच्छे। और उसके बाद ये हाईली इलास्टिक होता है, यानी बढ़ता रबड़ की तरह तनता है। और उसके बाद फिर 7 मिलियन, ठीक है ना, एक जो लंग्स होता है ना, लंग्स के अंदर ये वाला देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल लिखा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, नोट पढ़ना तो समझ जाना। ये 7 मिलियन जो है, 700 मिलियन जो है ना, ये एक लंग्स के अंदर उतना एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, 700 मिलियन, समझे बात को, उतना मतलब उतना सारा वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डायफ्रैगम में क्या होता है। डायफ्रैगम में जो है ना, डायफ्रैगम में यहाँ पे जो डायफ्रैगम है ना, ये जो डायफ्रैगम है ये क्या होता है मालूम है, ये मस्कुलर मतलब कि कैसा सेप्टम, मतलब बोले तो एक मिनट यहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे हार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे एक मिनट हार्ट नहीं, यहाँ पे ये है क्या नाम है, लंग्स है, ठीक है ना, लंग्स के अंदर हार्ट होता है, यहाँ पे लंग्स है। और उसके बाद लंग्स के नीचे ये तुम्हारा एब्डोमिनल, मतलब कि ये जो पेट होता है ना, पेट नीचे है, ठीक है, पेट नीचे, इनके बीच में एक ऐसा रहता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है ना, उसके बीच में एक ऐसा मतलब चीज़ रहता है, ऐसा परत रहता है, जिसको बोल सकते हैं, यानी इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। जब सांस लेते हैं, ऐसा सांस लेते हैं, ये उसी को यानी सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है, पेट को नीचे और इसको लंग्स को ऊपर सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्टेमनम, ठीक है ना, ये सॉरी डायफ्रैगम में। उसके बाद फिर क्या करता है ये ना, अब यहाँ पे ये हो गया, जब देखिए सांस जब हम ले रहे होते हैं, तो ऐसा सांस ले रहे होते हैं, तो ये जो है ना, ये थोड़ा ऐसा कर्व शेप का होता है, लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो ये ऐसा फ्लैट हो जाता है, सांस ले रहे होते फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, यहाँ पे ही जस्ट ऐसा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐसा लंग्स है, इस टाइप से लंग्स होता है, तो इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करेगा। यहाँ पे एब्डोमिनल है, समझ लो एब्डोमिनल। अब जब इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये जो लंग्स इस पर प्रेशर पड़ेगा, एयर अंदर आएगा, तो जाहिर सी बात ये नीचे आएगा ना, ऐसा नीचे आएगा, तो जिसकी वजह से ये भी ऐसा फ्लैट हो जाएगा, और इसकी वजह से ये भी फ्लैट हो जाएगा। और इस तरह से ये एब्डोमिनल है उसको सेपरेट करता है, यानी उसके पास टच ना हो जाए, इसकी वजह से उसको सेपरेट करता है। तो वो क्या करता है, उसको सेपरेट करता है, इसकी वजह से इसको क्या करता है, नीचे ढकेलता है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। और इसके अंदर जो कैविटी होता है ना, कैविटी उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, सेपरेट करता है, थोरिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, अंदर के जो खाली का पेट का है उसको ही सेपरेट करता है। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म में यहाँ पे देखिए एक होता है ब्रीथिंग और एक होता है सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी सेलुलर रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग मतलब नॉर्मली जो हम देख सकते हैं, ठीक है ना, जो देख सकते हैं, और सेलुलर मतलब कि जो सेल के अंदर, जैसे एल्वियोलाई के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर सेल से यानी आरबीसी लेकर जाता है ऑक्सीजन को कहाँ देने के लिए, सेल के अंदर, उसको बोलेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग, यानी सांस नॉर्मली हम ले रहे हैं, छोड़े, एक्सचेंज ऑफ एयर, ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंट, तो उसको ही बोलते हैं। तो देखिए गैसेस एक्सचेंजर फ्रॉम इन्वायरमेंट, वही सिंपल है ना। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर सेलुलर में इंटरनल रिस्पिरेशन, अंदर का रिस्पिरेशन जो होता है, जैसा मैंने बोला सेलुलर रिस्पिरेशन, फ्रॉम इंस्पिरेशन मतलब कि सांस जब हम ले रहे होते हैं। और उसके बाद देखिए स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम देखिए ये फेफड़ा है, फेफड़ा बोले लंग्स है, और उसके बाद फिर इस टाइप से होता है, तो इनके बीच में जो सेपरेट करता है ना, ये इसको ही बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। और इसके नीचे बोलते हैं डायफ्रैगम में। यहाँ पे डायफ्रैगम में क्या होता है, बिकम, यानी फ्लैट बनते जानते हैं। ये कैसा, ये आउटसाइड, यानी सांस जब हम लेंगे, यहाँ से सांस ऐसे लेंगे तो ऐसा प्रेशर पड़ेगा ना एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसके ये क्या होगा, आउटसाइड, यानी बाहर निकलेगा सीना। देखो ऐसा सांस लेते हैं तो सीना फूल जाता है ना, बस लेगा, यानी कि ये जो स्टर्नम है, ठीक है ना, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। यानी कि क्या है कि स्टर्नम बाहर निकलेगा और डायफ्रैगम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा नीचे हो जाएगा, समझे। और उसके बाद फिर यानी डाउनवर्ड चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। और उसके बाद फिर, और ये जो है
ये यहाँ पे ये जो यानी जब सांस हम छोड़ रहे होते हैं, एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, तो ये पूरा फुल अपोजिट होता है, पूरा फुल अपोजिट। यानी ये नीचे जाता है तो ऊपर जाएगा, ये बाहर आता है तो ये अंदर जाएगा। समझे बात को? बस और कुछ नहीं, पूरा फुल अपोजिट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे यही है तुम्हारा एल्व्यूलाई, यही है तो एल्व्यूलाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये तुम्हारा ये है, ये क्या है, ये है एल्व्यूलाई। और एल्व्यूलाई के ऊपरी जो यानी उस साइड वाली, इस साइड वाली और इस साइड वाली परत। अब देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं और इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सीधी बात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्व्यूलाई कैसा होता है, इस टाइप से ऐसा होता है। एल्व्यूलाई ऐसा इस टाइप से ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ से खून आ रहा होता है, ये हार्ट से ऐसा कनेक्टेड होता है। हार्ट मतलब दिल है ना, दिल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से खून आ रहा होता है, कैसा खून, डीऑक्सीजनेटेड खून, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है, वो सारा खून आता है। तो वो खून के अंदर वैसे भी ऑक्सीजन को कौन मतलब लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम क्या करता है, कौन करता है, आरबीसी करता है ना। तो यानी कि आरबीसी आता है यहाँ पे। तो आरबीसी समझ लो यहाँ पे आ रहा होता है आरबीसी, ठीक है। लेकिन ये कैसा डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड वाले रास्ते से अगर आएगा तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ऊपर नोट में लिखा है, ठीक है, वहाँ पे समझ लेना। अब उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है, O2 आता है यहाँ से, ऐसा नीचे करके आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब टकराता है ना, यहाँ पे भी ब्लड है ना, ब्लड है ना, आरबीसी। तो इसको क्या कर ले, खींच लेते हैं, इसको खींचता है। फिर ब्लड कैसा इसको खींचता है तो CO2 मतलब बाहर करके फेंक देता है। यानी कार्बन डाई जो इसके अंदर रहता है वो कार्बन डाई फेंक देता है और ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे CO2 निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से CO2 जाएगा ऊपर और यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे जाते जाते देखिए, जाते क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन रहेगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। समझा बात को? यानी कि सिंपल है, कुछ नहीं है कि मान के मैं बड़ा बना दूँ। देखिए यहाँ से आरबीसी आ रहा है, ऐसा आरबीसी है, खून है। यहाँ से आरबीसी आ रहा है, यहाँ से O2 हम सांस ले रहे होते हैं तो वो नीचे आ रहा होता है सांस, यानी ऑक्सीजन आ रहा होता है, O2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से CO2 जा रहा होता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे होते होते ऑक्सीजनेटेड होता है। अब जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड का रास्ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड वाले रास्ते को बोलते हैं पल्मोनरी वेन और इसको बोलते हैं आर्टरी, इसको बोलते हैं वेन। बस सिंपल और कुछ नहीं। यही मैं आपको यहाँ पे यही मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ। देखिए यहाँ पे वही है, यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यहाँ से जाते जैसे जा रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। और जैसे यहाँ पे जा रहा है ब्लड, ये ब्लड वेसल, इसको ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो नस है ना, नस की तरह, उसको ब्लड वेसल, क्योंकि उधर ही से ब्लड आता है ना, उसी को ब्लड। यही मैं बोल रहा था ना कि अगर आप इस डायरेक्ट गलती से अगर तुम्हारे ये यूसोफेगस में ना जा करके, खाने के नली में ना जा करके गलती से अगर तुम्हारे फेफड़े यानी कि लेरिंग्स में आ गया, तो लेरिंग्स से ट्रैकिया से किसमें, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल से अल्व्यूलाई, और अल्व्यूलाई से यहाँ डायरेक्ट तुम्हारे ब्लड वेसल में आ सकता है। और ब्लड वेसल में अगर आया पानी वगैरह तो डायरेक्ट जाएगा अनफिल्टर्ड होकर के तुम्हारे ब्लड में। सोचो कितना नुकसान होगा, ठीक है ना। तो वही हो रहा है। तो उसको ही वही जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है वही है, सिंपल। देखिए यहाँ से अल्व्यूलाई है, यहाँ से ब्लड का ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है ना। यहाँ रफली मैंने आपको समझा दिया, इसे सिंपल ऐसा समझ लेने का, इसको क्या करने का क्या नहीं, यहाँ सिंपल ऐसे इसको समझ लेने का बस। और डिटेल में ये है, डिटेल में, ठीक है, ये है। इतना बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ब्लड के बारे में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड देखिए अपना प्लाज्मा, 3 टाइप के ब्लड होते हैं। एक होता है प्लाज्मा होता है, देखिए यहाँ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट। ये तीनों का काम क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है ना, ये एक्चुअली पानी होता है। 90% इसके अंदर पानी होता है, सिर्फ 10% होता है जो मटेरियल या हार्मोन्स वगैरह होंगे, लेकिन 90% तक पानी ही रहता है। क्यों पानी रहता है भाई, ये क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब जो है जितने, ये सब सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड होते हैं, एज ए सॉलिड का बोल सकते हैं आप, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और यही होता है लिक्विड के फॉर्म में, जिससे ये क्या करता है, ये इसको मूविंग यानी विस्कस बनाते हैं, यानी मूव कराता है, इसे खून को विस्कोसिटी देता है, प्रोवाइड करता है, यानी कि मूविंग के लिए करता है, ठीक है ना, लिक्विड टाइप का बनाता है,
समझे। इसके वजह से इसके अंदर 55% तो प्लाज्मा होता है और 55% में 90% पानी होता है। समझ लेना ब्लड के कितना पानी, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें प्लांट वाटर रिलेशन में ही जा करके देखो, उसके अंदर सवाल भी पूछा है, ये भी डाल देना उसके अंदर प्लांट वाटर रिलेशन, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे 45% ये सब होता है। देखिए प्लाज्मा के बारे में बताया ना, पानी रहता है, 10% प्रोटीन वगैरह रहता है, सब हार्मोन्स वगैरह। अब यहाँ पे आरबीसी का मतलब यही बोझा ढोना है ना, अल्विलाई से लेकर के पूरे बॉडी के सेल तक पहुँचाने का काम, ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम वो ये करता है आरबीसी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आरबीसी रहेगा तो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर एनर्जी आ पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है भाई, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलेगी तुमको, ठीक है ना, उतना एनर्जी आ पाएगी आरबीसी के जरिए। तो आरबीसी ये काम करता है। डब्ल्यूबीसी मतलब वो करता है, जैसे कहीं कट जाता है ना, अगर कहीं ऐसा घाव लग जाता है तो उसको जमाने का काम करता है, ठीक है ना, जमाने का काम करता है ताकि खून बहे ना ज़्यादा। प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट किलिंग का काम करता है, मारने का। अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है, बाहर से इसे अटैक कर रहा है तो उसको मारेगा, ठ्याम खत्म, ठीक है ना, तो किलिंग का काम करता है। तो सब ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए CO2, ठीक है ना, CO2 जो मिलता है यहाँ पे, CO2 मतलब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए 4O2, यहाँ पे तो उसका रिएक्शन है, मतलब कि आरबीसी का। यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिख के दिया गया है, 4O2 यानी कि 4 ऑक्सीजन, एक हेमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन बैठते, यानी कि एक आरबीसी में 4 ऑक्सीजन को लेकर जा सकते हैं। ये फैक्ट है। और एक कहीं पूछा तो बता देना कि अगर पूछा कोई एक आरबीसी में, एक होमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन ले जा सकते तो बता देना 4 ले जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए 4 ऑक्सीजन और एक हीमोग्लोबिन बना करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन का फैमिली आ गया उसके अंदर ना, ऑक्सीजन ये, समझे क्या। और ये 257 टाइम अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ना वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन से प्यार करता है कि हाइड्रोजन को भी फेल कर देगा अभी आप जोड़ी सुने होंगे H2O। अब ये कैसा टूटता है, ये टूटता है H+ और उसके बाद और तो और OH- में टूटता है ना, OH- में टूटता है, यानी कि OH- में टूटता है ऐसा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कभी माइनस में होता है, हाइड्रोजन कभी माइनस में होता है नहीं, कभी ज़िंदगी में माइनस में नहीं होगा, कभी नहीं माइनस में होगा, क्योंकि उसके पास भाई न्यूक्लियस बच्चे जैसा है और एक ही इलेक्ट्रॉन को बेचारा संभाल नहीं पा रहे, झुलझुल वैसा बूढ़े की तरह लाठी लेकर चल रहा है वही एक ऑक्सीजन, एक एटम को नहीं संभाल पा रहा, तो कैसे नेगेटिव हो सकता है। हमेशा ही कोई भी आकर के उसको खींच लेगा, सटाक से खींच लेगा, है ना, हाइड्रोजन को। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन एकदम ही नेगेटिव है भाई, एकदम ही खतरनाक। अपने फैमिली में पीरियोडिक टेबल में अगर केमिस्ट्री में देखो, अपने फैमिली में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और मतलब उसमें देखा जाए तो फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में आता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन इतना ख़तरनाक एकदम खींचने वाला। और ये और हाइड्रोजन भाई एकदम ढुल्लू। फ्लोरीन के साथ FH नहीं बना लेगा, क्योंकि उसके साथ बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ऐसा IIT में पूछता है, ठीक है ना, उस पर नहीं ध्यान देते। लेकिन ऑक्सीजन का जोड़ी ज़बरदस्त है, ये बोलते हैं ना राधा कृष्णा या फिर लैला मजनू ये पुराने ज़माने की, यानी ये इसकी इतिहास रची गई भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। कहीं पर भी ऑक्सीजन देखा हाइड्रोजन को बख्शेगा नहीं, पकड़ के खींच लेगा डायरेक्ट, समझे क्या बात को, उसको बख्शेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, और इसके साथ जब आ गया ना हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन के साथ आ गया तो माइनस ले लिया, सोचो, जो कि हमेशा प्लस में था, ठीक है ना, हर किसी से डरता था कहीं पे भी आके। अब ऑक्सीजन के साथ आया, सीना चौड़ा, यानी माइनस हुआ, कोई भी आ सबको खींच लूँगा एक हाइड्रोजन आया उसको भी खींच लेगा, पानी बना लेगा, समझे क्या बात को। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन, वो 257 टाइम ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, 257 टाइम और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। अब सोचो उसकी भी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, 257 टाइम। वैसे अगर देखिए हीमोग्लोबिन, और देखिए कभी कभी ना हम जब दौड़ रहे होते ऐसे जल्दी दौड़ रहे होते हैं, हाँ ठीक है, तो दौड़ रहे होते तो उतना मात्रा में हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, एंट्री नहीं कर पाता है, उतना मात्रा में, उतना लेवल में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या ऐसा जल्दी ऐसा सांस ले रहे होते हैं ना, तो उतने मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा होता है, इसलिए हम जल्दी सांस लेते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता है, जब जल्दी सांस लेते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि O2 ना जा करके, हेमोग्लोबिन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो अगर गलती से वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा उसको भी खींच लेगा,
उसको भी फटाक से खींच लेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर दिखा तो उसको भी खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, मोनो हेमोग्लोबिन, मोनोऑक्सी हेमोग्लोबिन। मोनो मतलब कि सिंगल, ठीक है, डाई मतलब डबल, तो मोनो हेमोऑक्सीग्लोबिन बना लेगा। लेकिन ये तुम्हारे बॉडी के लिए खतरा, जहर। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट यार, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोनोऑक्सी हेमोग्लोबिन बना ले रहा है, ठीक है, यानी कि वो अट्रैक्ट कर लेता है 257 टाइम गुना। अब एक देखिए यहाँ पे दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन और एक होता है ओपन सर्कुलेशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज का मतलब देखिए, क्लोज का मतलब होता है जो नेटवर्क फॉर्म करे, नेटवर्क फॉर्म, जैसे कि हमारी बॉडी क्या होती है, क्लोज सर्कुलेशन करती है। क्लोज सर्कुलेशन मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे इंसानी पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे इंसानी पार्ट है, तो यहाँ के अंदर कैसा सब रहता है, सब ऐसा नस वगैरह ऐसा उभरी रहती है, इधर से उधर नस इधर रहती है, ठीक है ना। तो नेटवर्क के फॉर्म में सब बना रहता है, दिमाग में जाएगा ये सब नस, ये सब ऐसा सब एक नेटवर्क के फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं क्लोज, यानी कि नस के अंदर से बाहर जाता, जैसा नेटवर्क बनाया गया, जैसा उससे रास्ता दिखाया गया वैसे जाएगा। मगर यहाँ पे जो ये है ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन ये सिर्फ ये कैसा ओपन मतलब कि पूरे बॉडी में, उसको बोलते हैं, मतलब बॉडी में ऐसा खाली खाली जगह होता है, ठीक है ना, खाली खाली जगह होता है बॉडी के अंदर, जिसको बोलते हैं हेमोकॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके खाली जगह को क्या बोलते हैं, हेमोकॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। जो खाली जगह है हेमोकॉइल कैविटी, कैविटी का मतलब जैसा मैंने कहा कि खाली जगह यानी बॉडी कैविटी होती है, उसको जो मतलब बॉडी में जो खाली जगह उसको एक हेमोकॉइल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, और वो उसका एग्जांपल भी देख लो, जैसे हम तो मतलब नेटवर्क फॉर्म में जो सर्कुलेशन करते हो तो ह्यूमन बींग में आ गए, मतलब ह्यूमन हम लोग इसे। लेकिन कॉकरोच जो है वो है, उसके अंदर वो ओपन सर्कुलेशन होता है। कॉकरोच को अगर हल्का सा कट कर दिया ना, फटाक से खून बनना सब चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब एक ही बार पंप करे हार्ट, और उसके बाद फिर डायरेक्ट ही खून आ करके डीऑक्सीजनेटेड क्या हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड हो जाए एक ही बार में। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये हार्ट है, पंप किया इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये जाके गिल्स बोले तो मतलब जो कुछ भी जिसके अंदर जो प्योरीफाई करता है ब्लड को, जैसे हमारे अंदर अल्वियोलाई, तो अल्वियोलाई से होते हुए ऑक्सीजनेटेड में जाएगा, या फिर बोले तो पूरे बॉडी में, अल्वियोलाई से होते हुए पूरे बॉडी में, उसके बाद फिर जाएगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब अल्वियोलाई से, उसके बाद बॉडी में जा करके बॉडी से फिर डायरेक्ट हार्ट के पास आ जाएगा। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से पंप किया, फिर ये जाएगा अल्वियोलाई मतलब कि क्या तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड करेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट ही तुम्हारे हार्ट के अंदर आ जाए, पूरे बॉडी से होकर के हार्ट के अंदर आ जाए। लेकिन ये सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन ये सिर्फ छोटे मोटे चीज़ों के लिए हो सकता है, जैसे कॉकरोच के अंदर मारेगा फटाक से आ जाएगा। हम लोग के लिए भाई सर से ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, हमारे लिए क्या आता है, ये आता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट एक बार पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो हमारा अल्वियोलाई के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर पड़ा था। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर हार्ट के पास जाएगा, क्योंकि अभी उसको हार्ट के अंदर ही थोड़ी ना, अभी अल्वियोलाई देखा जाए, अल्वियोलाई इधर ही थोड़ी ना, लंग्स में थोड़ी ना ही रहने का, उसको पूरे बॉडी में जाने का ना। तो बॉडी में जाने के लिए हार्ट पे जाएगा। अब हार्ट फिर से पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में चले जाएगा, फिर पूरे बॉडी में होते हुए डीऑक्सीजनेटेड बन करके फिर हार्ट के पास आ जाएगा, फिर हार्ट के पास से एकत्रित हो जाएगा, फिर हार्ट पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड, उसी डीऑक्सीजनेटेड को फिर यहाँ रिस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 बार हो रहा है ना, 2 बार पंपिंग कर रहा है। एक तो क्या हो रहा है, एक पहला पंप कर दिया यहाँ पे सिंपल, यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए वहाँ तो यहाँ तक गया, अब फिर यहाँ से सिंपल फिर से पंप करेगा, फिर यहाँ से 2 बार पंप किया ना, 1 2, तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। समझा क्या बात को, ये 1 शॉट है ना, इसकी वजह से फटाफट ख़त्म करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड के बारे में खून की स्टडी करें। देखिए ब्लड जो होता है ना, वो वाटर से हैवी रहता है, यानी वाटर के डेंसिटी के मुकाबले में ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पानी में डूब जाएगा। उसका पीएच जो होता है ना 7.4 के आसपास होता है। अल्कलाइन होता है ब्लड जो होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन बोले तो ऐसा नमकीना टाइप का होता है, ऐसा नमकीन जैसा, ठीक है ना। तो अल्कलाइन होता है। और उसके बाद क्या, जो स्टडी करता है ब्लड के बारे में, जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, ठीक है ना। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना किसी के बारे में, हेमाटोलॉजी बोलेंगे। और उसके बाद देखिए नॉर्मली अपना ब्लड जो होता है ना, नॉर्मली अपना ब्लड 4 से 6 लीटर तक होता है एवरेज।
और उसके अंदर जो रहता है 5 लीटर तक नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। 5 लीटर तक नॉर्मल रहता है, जैसे कि हमारे या तुम्हारे में 5 लीटर तक रहेगा। लेकिन नॉर्मल में कैसा रहता है, यानी नॉर्मल कम से कम में 6 हो जाएगा, कम से कम में 4 हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो जाएगा। समझा बात को। और यहाँ पे अगर देखिए तो फ्लूइड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्लूइड बोले तो यानी कि ब्लड के बारे में, और उसके बाद उसके अंदर आरबीसी और प्लाज्मा और प्लेटलेट के बारे में जैसा बताया कि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि जो फ्लूइड का काम करवाता है वो प्लाज्मा होता है, और वो 55% तक क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है। विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि विस्कस प्रोवाइड करता है, समझ लो। और 90% क्या देखिए वाटर होता है, और इसके अंदर 10% प्रोटीन। नोट्स के अंदर पूरा A to Z सब कुछ क्लियर करके दिया गया है ना, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेने का, पूरा एक बार नोट्स पढ़ोगे ना, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके दिमाग में पूरा घूम रहा होगा, पूरा दिमाग में आपके घूम रहा होगा। एक बार नोट्स आप पढ़ोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर डाउट हुआ तो एक बार वीडियो वहीं से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। नोट्स पढ़ोगे यार ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, और अगर वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार, तो इसकी वजह से इसमें 50 से 60% तक समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा 3 चैप्टर को एक साथ में किया ना यार, इसलिए मैं फास्ट, और एक तो ये क्या 1 शॉट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए फॉर्म जो होता है ना ब्लड 45% तो ये रहता है, तो उसमें क्या आरबीसी डब्ल्यू प्लेटलेट, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लड के अंदर ये सब कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना बड़ा वाला, ये आरबीसी होता है, और ये जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है। इसके अंदर ये छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसे ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये डायलोब बायलोब कैसा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। डायलोब बोले तो ऐसा, उसके न्यूक्लियस इस टाइप से ऐसा हो सकते हैं कैसा भी, तो उसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। आग्रेनुलाल और ग्रेन्यूलाल्स, ठीक है ना। उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा उसको आग्रेनुलाल बोलेंगे, और जो इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा उसको, जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा उसको आग्रेनुलाल्स बोलेंगे, और इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको ग्रेन्यूलाल, ठीक है ना। तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, ग्रेन्यूल्स वही ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऐसा डॉट डॉट करके यहाँ पे जो डॉट डॉट ऐसा है ना, वही होता है ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ पे देखिए ये तो आरबीसी है जो ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है, और यहाँ पे ये है, ये जो है तुम्हारा ना, ये है प्लेटलेट, यहाँ पे जैसे कि बताया गया ये है प्लेटलेट, और ये इसके अंदर पूरा कैसा रहता है, प्लाज्मा भरा रहता है सबको। ये सब कैसा सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, प्लाज्मा इसको क्या करता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझा बात को। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये भी बताते चलो कि ये जो मतलब कि ये देखिए आरबीसी को क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, अगर आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी छोड़ो, अपना ही बुक में दिया है, मतलब उसको क्या बोलते हैं आरबीसी को, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइट, अगर आरबीसी की कमी हो तो कौन सा बीमारी पकड़ेगा अपने को, इरिथ्रोपेनिया, ठीक है ना। इरिथ्रोपेनिया मतलब बीमारी, वो पकड़ लेगा, इरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, ये सब देखो ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ये सब ग्रेन्यूल्स यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ग्रेन्यूल्स है वो सब, ठीक है ना। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, यहाँ सॉरी डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। अगर कम हो गया डब्ल्यूबीसी तो फिर अपने को ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, समझा बात को। और उसके बाद प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कम हो गया तो थ्रोम्बोपेनिया। देखिए डिजीज़ इक्वल टू पेनिया, यहाँ पे ये नोट्स में सब कुछ दिया गया, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हार्ट के बारे में लास्ट में देख लेते हैं, हार्ट के बारे में क्या होता है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्या होता है। देख आपको ये भाई देखिए, ये हार्ट जो है ना, इसका नाम आपको तो याद करना पड़ेगा, आपको ये जो नाम है ना उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार आप नाम याद कर लो, स्ट्रक्चर में जैसा बताऊंगा वैसे समझ लो, और प्रैक्टिस करो पेपर पे, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा यार पूरा अपने कि हाँ आप समझ गए हो। यहाँ आप एक ये गूगल से आप उठा के लाए हो, ये आपके बुक में शायद नहीं दिया, ऐसा गूगल से उठा के लाए हो, ठीक है ना, क्योंकि जितना अच्छे से हो सके समझ में आ जाए आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये हार्ट है पूरा, ये पूरा जितना है ना, ये पूरा जितना है ये सब पूरा हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ये सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, और ये है इन्फीरियर वेना कावा, और ये राइट वेंट्रिकुलर। अब यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं, देखिए हार्ट का जो रहता है ना, हार्ट यहाँ पे आपको समझा दूँ ज़रा, यहाँ पे एक मिनट देखिए। हार्ट जो होता है ना, हार्ट को आप ऐसा सिंपल ड्राइंग बना सकते हो, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा आप बना सकते हो। अब उसी हिसाब से इसको क्या करने का, ये करने का क्या नाम है, ये जो है ना, इसको उसको इसी हिसाब से ऐसा मतलब ऐसा कर देने का, जैसे यहाँ पे ऐसा हल्का सा वॉल भी रहता है इसका, ऐसा हल्का सा ऐसा वॉल बना देने का। तो इसके हिसाब से देखिए ये जो रहेगा ना लेफ्ट एट्रियम रहेगा, और ये जो रहेगा राइट एट्रियम रहेगा, और ये रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये रहेगा राइट वेंट्रिकुलर। ये आप ऐसा समझ सकते हो सिंपल सीधी भाषा में।
यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा मतलब वो ना करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं बता दूँ आपको क्या क्या सब कुछ होता है। देखिए यहाँ मैं छोटा कर देता हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये सुपीरियर वेना कावा से खून आता है, ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से ऐसा आता है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो है ना, आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, एक मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो है ना, ये जो है इसको बोलते हैं वॉल। ये वॉल होता है। ये वॉल क्यों होता है, क्योंकि ब्लड जब प्रेशर के साथ ऐसा एग्जर्ट करता है ना, ब्लड जो होता है, ये ब्लड जब ऐसा आ रहा होता है प्रेशर के साथ, तो उस टाइम ये वॉल फटाक से अंदर नहीं जाने देता, नहीं तो फट बिटने का डर रहता है, ठीक है ना हार्ट। तो ये वॉल क्या करता है, आराम आराम से जाने देता कि आराम आराम से जाए। तो अभी क्या होता है, ब्लड यहाँ से आया, फिर ये घूम करके चले जाएगा, इसके अंदर एक पाइप होता है, इसके अंदर घुस जाएगा और यहाँ पे निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जाके निकल जाएगा। अब ये जो है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, अभी पल्मोनरी वेन नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी। ये हार्ट के अंदर खून कैसे जा रहा है और अल्विलाई में कैसे पहुंच रहा है, वो सब का सिस्टम है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आया, हार्ट से जा रहा है पल्मोनरी वेन में, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी, अब ये पल्मोनरी आर्टरी से ऐसा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन मतलब कि ये चले जाएगा, समझ लो अल्विलाई के अंदर, अल्विलाई, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल से अल्विलाई, अल्विलाई में जाने के बाद ये डायरेक्ट आएगा किसके अंदर, ये तुम्हारा आएगा पल्मोनरी वेन के अंदर, क्योंकि अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये आएगा तो फिर यहाँ से आएगा, ठीक है ना, इस साइड से आएगा। अब इस साइड से आएगा तो ये डायरेक्ट चले जाएगा, मोटा सा देखना, उसको बोलते हैं ऑर्टा। ऑर्टा, ये देखिए ऑर्टा, ठीक है ना, ऑर्टा इसको बोलते हैं। तो ये ऑर्टा में 3 मतलब होल्स रहते हैं। तो फिर क्या करेगा, हार्ट एक ही बार पंप करेगा तो ये पूरे बॉडी में चले जाएगा, पूरे बॉडी में एक बार पंप करेगा यहाँ से, यानी यहाँ से एक बार पंप करेगा जाएगा बाहर, एक बार पंप करेगा जाएगा बाहर, वेन्यू मतलब ये अल्विलाई में होते हुए फिर यहाँ से आ जाएगा पंपिंग से, फिर यहाँ पे पंप करेगा जाएगा बॉडी से वापस आ जाएगा, और वापस कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से। समझा बात, प्रोसेस कैसा होता है, यहाँ पे देखे कैसा होता है। ब्लड कहाँ से जा रहा है, ब्लड जा रहा है यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा। समझा, चाहिए होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से भी आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर, यहाँ पे नाम नहीं दिया ना, नहीं यहाँ पे याद रखना, ये राइट वेंट्रिकुलर। और इसको जो बोलते हैं ना, इसको भी राइट एट्रियम बोलते हैं, वेंट्रिकुलर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल मतलब यहाँ, एक मिनट यहाँ दिया, देखिए यहाँ पे भी दिया से, ठीक है ना। तो उसको याद कर लेने का, हार्ट का बहुत अच्छे तरह से याद कर लोगे यार, आपको सब कुछ डाउट जितना रहेगा सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आपका लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, और थोड़े बहुत छूट गए हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अगर आप इतना पढ़ करके गए, इतना आप देख करके समझ करके गए, तो समझ लेना कि आपका 70 से 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया, 70-80% तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। और अगर मतलब आपको डाउट लग रहा है, यानी आप नोट नहीं पहुँच पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वीडियो देख करके आप लिखते जाओगे ना तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, आपको समझाया। अब यहाँ से आपको 70% तक क्लियर हो गया। लेकिन आप बोलेंगे कि यार जो हमने एक ऐसा लफ्ज़ों में बोल दिया ऐसा हो गया, ठीक है ना, यानी 1-2 लाइन में कंप्लीट कर दिया, बुक ने तो उसे 10-20 लाइन करके भर के लिखा है। तब यही होगा ना यार, अगर तुम बुक के अंदर क्या करेगा, बुक के अंदर आपको मैकेनिज्म पढ़ करके बताएगा। पढ़ करके कभी होता है क्या, जब तक कि उसको रियल एक्सपीरियंस ना लिया जाए। मान के चलो तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है ना, साइकिल चला रहे हो, अब मैं आपको 10-20 से मोटी बुक दे दिया, 10-20 अभी कितना 10-20 हज़ार वाली मोटी बुक दी, बोले इसके अंदर सारा डिटेल लिखा, अब पूरा पढ़ लो, कैसे कैसे क्या क्या कहाँ क्या आ जाएगा। अब भाई बैलेंस करना ये सब क्या क्या पूरा A to Z डेरिवेशन फेरिवेशन सब दे दिया। हाँ, बंदे ने सारा पढ़ लिया। अरे यार यहाँ 200-300 पेज तक का फिजिक्स ये सब पढ़ने को नहीं हो रहा है, वो 2000 पेज पढ़ने जाएंगे, पहले बताओ। और मान के चलो पढ़ भी लिया, 10-20 बुक है, पढ़ भी लिया, तो क्या उसको पूरा साइकिल चलाना आ जाएगा? कहाँ से आएगा भाई, जब रियल एक्सपीरियंस नहीं लिया। लेकिन वही अगर वो एक हफ्ता रियल में चला दे साइकिल को, तो वो काफ़ी हद तक सीख जाएगा। 1 महीने में तो पूरा फुल सीख जाएगा,
इतना है, और वो सालों साल लगा देगा फिर भी नहीं पढ़ पाएगा। तो ये होता है। अगर मेरी बात को आप कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा इमेजिन करो तो आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो क्लियर होते जाएगा, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसी का ऐसा हो जाएगा। तो गाइस चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है, आप चाहिए होगा तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको याद कर लेना। ठीक है ना, बाय।